हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो आइए हम इसके ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यह हमारी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग और यह हमारी हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या हो गई? प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर आप इतना तो बात जानते ही होंगे कि जो मेरा ट्रांसफार्मर है वह वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। क्लियर? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को घटाता बढ़ाता नहीं है। केवल किसको घटाता बढ़ाता है? तो घटाता बढ़ाता है वोल्टेज को। और ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। दूसरा चीज कि ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी वाइंडिंग, और जिससे सप्लाई लेते हैं उससे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का मेरा प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। तो वाइंडिंग का मतलब हो गया कि जब हम किसी विशेष कार्य के लिए तारों को ऐंठन के रूप में लपेटते हैं या क्या कहते हैं, लपेटते हैं। जब हम लोग तारों को किसी विशेष कार्य के लिए लपेटते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वाइंडिंग। क्या कहते हैं? वाइंडिंग कहते हैं। और उसके एक ऐंठन को हम लोग कहते हैं टर्न। क्या कहते हैं? टर्न कहते हैं। तो यह मेरी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और यह मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। इस प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न होंगे। क्या होंगे? टर्न यानी कि ऐंठन होंगे। और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आपके टर्न होंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न को हम लोग क्या करते हैं? टर्नों को हम लोग एन के द्वारा दर्शाते हैं। तो प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न होगा उसे हम एनपी कहेंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न होगा उसे हम एनएस कहेंगे। हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? तो हम चर्चा कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के बारे में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के अनुपात को, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है। फिर से एक बार याद रखिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को के द्वारा, किसके द्वारा जी? के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियरली किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो के द्वारा दर्शाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद इतना तो बात आप जान गए कि ट्रांसफॉर्मर रेशो किसे कहते हैं। अब यहाँ पर एनएस बाटा एनपी के अलावा और भी कुछ टॉपिक हैं जिसे हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं, लिखे हैं। जैसे कि मेरा ईएस, तो ईएस का मतलब हो गया, या जो ईएस है और ईपी है यह वोल्टेज से रिलेटेड है। जो मेरा आईपी और आईएस है यह करंट से रिलेटेड है। और जो मेरा जेडएस और जेडपी है वह इम्पीडेंस से रिलेटेड है। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय कुछ विशेष बातों पर हमें क्या रखना होता है, कुछ विशेष बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होता है। क्या करना होता है? ध्यान देना होता है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ हमें भविष्य में केवल छाया देगा या छाया के साथ साथ फल देगा या कांटे देगा। इन बिंदुओं पर ध्यान देकर ही हमको पेड़ को लगाना चाहिए। अब हम मान लीजिए कि अगर हम बबूल का पेड़ लगाते हैं तो समय के अनुसार वो हमें क्या देगा? कांटे देगा और छाया देगा। यदि हम पेड़ आम का लगाते हैं तो समय के अनुसार हमें वह फल देगा और छाया देगा। तो हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि किस बिंदु पर हम ध्यान देंगे तो भविष्य में जो हमें रिजल्ट मिलेगा या जो हमें परिणाम मिलेगा वह परिणाम हमें सही मिलेगा। तो सेम उसी प्रकार जब हम लोग ट्रांसफार्मर का निर्माण करने हम लोग जाते हैं तो कुछ हम लोग विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, ताकि जो हमारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो हमको परिणाम मिले वो परिणाम क्या मिले? सही मिले। यदि हम उन वैल्यूओं पर, उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देंगे तो जो हमारा परिणाम होगा हमारे सोच के बिल्कुल विपरीत होगा। तो हमें ट्रांसफार्मर में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। जैसे कि बिंदु मेरा हो गया वोल्टेज का, जैसे कुछ बिंदु मेरा हो गया करंट का, कुछ बिंदु हो गया मेरा इम्पीडेंस का। इन बिंदुओं पर ध्यान रख करके हम ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं। और इन बिंदुओं को हम जब ध्यान में रखते हैं तो यही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहा जाता है। क्लियर? इन बिंदुओं पर जैसे कि टर्न हो गया, टर्न मेरा एक बिंदु हो गया, एक बिंदु मेरा वोल्टेज हो गया, दूसरा बिंदु मेरा करंट हो गया, तीसरा बिंदु मेरा
इम्पीडेंस हो गया। इन बिंदुओं पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो इन बिंदुओं को ध्यान देने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो हम लोग कहते हैं। क्लियर। अब हम चर्चा करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेरा ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका गणना हम उसकी जो गणना है हम किस प्रकार करते हैं। तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ होता है वह 3 चीजों पर डिपेंड करता है। कितने चीजों पर डिपेंड करता है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक जो है वह है ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न अधिकतम चुंबकीय फलक। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में हम लोग कोर लगाते हैं। तो कोर क्या होता है, कोर के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स हमारे क्या होते हैं, निकलते हैं। तो फाई एम, तो फाई एम का मतलब हो गया चुंबकीय फ्लक्स किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। जो दूसरा चीज होता है वो डिपेंड करता है हमारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो तीसरा डिपेंड करता है वह डिपेंड करता है किसके ऊपर, टर्नों के ऊपर। वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग में जो टर्नों की संख्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर का जो ईएमएफ है वो ईएमएफ 3 चीजों पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, तो चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर और टर्नों की संख्या के ऊपर। जैसे ही यहाँ से हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटा करके यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 4.445 एम एफ और एल। यहाँ पर मेरा 4.44 आ जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो 4.44 ये आ जाता है। तो ये 4.44 कैसे आता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इतना बात हम जानते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई दी जाती है वो सप्लाई एसी प्रवृत्ति की होती है, और एसी सप्लाई जो है वह इस प्रकार चलती है। इसे हम लोग साइन वेव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, इसे साइन वेव के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं 1 साइकिल। क्या कहते हैं जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं 1 साइकिल। क्या कहते हैं, 1 साइकिल हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे कि 1 साइकिल क्या है। तो करेंट और वोल्टेज का एक पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण का मतलब होता है प्लस और माइनस जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, पूर्ण बनेगा। तो पूर्ण परिवर्तन का मतलब होता है करेंट और वोल्टेज का प्लस का पॉइंट और माइनस, यानी कि प्लस और माइनस जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यह पूर्ण बनेगा। तो करेंट और वोल्टेज का एक पूर्ण परिवर्तन 1 साइकिल कहा जाता है। क्या कहता है, 1 साइकिल कहा जाता है। 1 साइकिल किसे कहते हैं, तो करेंट और वोल्टेज का एक पूर्ण परिवर्तन 1 साइकिल कहा जाता है। और 1 सेकेंड में जितने साइकिल बनते हैं उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इस 1 साइकिल में करेंट और वोल्टेज, इस 1 साइकिल में करेंट और वोल्टेज जो है 4 बार अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच में क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 4 बार कैसे अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर करेंट और वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वह 0 के समथिंग होगा। जैसे ही यहाँ पर करंट और वोल्टेज आगे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पे 90 पर चला आएगा। तो 90 पर करंट और वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो अधिकतम वैल्यू होगा। 90 के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और करंट नीचे की तरफ डाउन होने लगता है, और यहाँ पे आकर कहाँ पे आया था आपका 180 पर आ जाता है। तो 180 पर क्या होता है, वोल्टेज का वैल्यू, करंट का वैल्यू न्यूनतम हो जाता है। फिर यहाँ पर अधिकतम यानी कि 1 पॉइंट ये हो गया आपका, तो ये जो पॉइंट है न्यूनतम का पॉइंट हो गया, और ये दूसरा पॉइंट है 2 पॉइंट आया, यानी कि न्यूनतम के आपके 2 पॉइंट हो गए और अधिकतम के आपके ये 2 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि 1 साइकिल में करंट और जो वोल्टेज होता है मेरा 4 बार अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच में परिवर्तित होता है। तो सेम उसी प्रकार जब हम ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के फलस्वरूप जो मेरे ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्लक्स हैं वो 4 बार अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच में परिवर्तित होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में क्या करते हैं, 4 को ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 4 को हम लोग ऐड कर देते हैं। साथ में जो हमारा एसी प्रवृत्ति की सप्लाई होती है, तो एसी प्रवृत्ति की सप्लाई को जब हम लोग मीटर के माध्यम से मापते हैं उसके वैल्यू को, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होता है वह वैल्यू होता है आरएमएस वैल्यू। कौन सा होता है जी वैल्यू, मेरा आरएमएस वैल्यू होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर आरएमएस वैल्यू बराबर होता है एवरेज वैल्यू गुणे फॉर्म फैक्टर। क्या होता है जी, मेरा आरएमएस वैल्यू बराबर होता है एवरेज वैल्यू गुणे फॉर्म फैक्टर। तो हम क्या करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मेरा वैल्यू होता है उस वैल्यू में हम लोग फॉर्म फैक्टर के मान से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है 1.11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होगा इक्वेशन मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आ जाएगा। बात समझ में आई क्लियर, आ गई। अब देखिए, अब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ होगा वो ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ मेरा, ईएमएफ को हम लोग ई के द्वारा दर्शाते हैं या भी के द्वारा दर्शाते हैं।
तो हम यहाँ पर E बराबर लिख सकते हैं 4.445 F और यहाँ पर क्या कर देंगे M। तो इसका मतलब हो गया ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न EMF, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर उत्पन्न EMF का ये क्या हो गया, उत्पन्न EMF निकालने का यह मेरा इक्वेशन हो गया। अब यदि हमें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करना होगा, यदि हमें ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज निकालना होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई के जगह पर क्या करेंगे, ई के साथ हम पी ऐड कर देंगे। पी क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ईपी का मतलब होता है प्राइमरी वोल्टेज। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, टर्म जो यहाँ पे दिया गया एन का मतलब हो गया टर्नों की संख्या, तो टर्नों के साथ हम क्या करेंगे, एन को अटैच कर देंगे। तो एनपी का मतलब क्या हो गया, एनपी का मतलब हो गया प्राइमरी टर्नों की संख्या। क्लियर। तो मेरा जो इक्वेशन निकालना होगा, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जब निकालना होगा तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये ईपी इक्वल टू 4.445 एम एफ गुणे एनपी। अब यदि मान लेते हैं कि हमें निकालना होगा क्या चीज, यदि हमको निकालना होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें जब ईएमएफ निकालना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पी के जगह पर यहाँ पर हम एस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एन के जगह पर क्या करेंगे, एस कर देंगे। तो एन एस का मतलब हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। अब हम निकालते हैं ट्रांसफार्मर रेशो। तो जब हम ट्रांसफार्मर रेशो जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ई एस, यानी ई एस का मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी ईएमएफ इज इक्वल टू 4.45 एम एफ और यहाँ पे क्या करेंगे एन एस यहाँ पर हम कर देंगे। साथ में क्या करेंगे, बटा यहाँ पे कर देंगे ई पी इक्वल टू 4.445 एम एफ और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, एन पी कर देंगे। अब यहाँ पर ये मेरा ये जो है सब इक्वल है, यहाँ पर कटा दिए हम। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा ई एस बटा ई पी बराबर एन एस बटा ई पी। तो यहाँ पर मेरा एक चीज निकल गया ना, यहाँ पर एन एस बटा एन पी बराबर ई एस बटा ई पी कहाँ से आया, आपको मालूम चल गया, मालूम चला कि नहीं मालूम चला, मालूम चल गया यहाँ पर। अब इसे मिटा दें यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर हम किस प्रकार इसका हम क्वेश्चन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज का जो वैल्यू है वो वोल्टेज का वैल्यू 90 वोल्ट है। कितना वोल्टेज का वैल्यू हमारे घर में है, तो 90 वोल्ट है। वोल्टेज का वैल्यू कितना हमारे घर में है, तो वोल्टेज का वैल्यू हमारे घर में है 90 वोल्ट। या 90 वोल्ट ना मान के यहाँ पर हम 100 वोल्ट मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो कटाने में आसानी होगी। तो हमारे घर जो वोल्टेज का वैल्यू है वो क्या है, 100 वोल्ट है। यानी हम लोग जो ट्रांसफार्मर निर्माण करेंगे, तो ट्रांसफार्मर जब हम निर्माण करेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो हम लोग सप्लाई इनपुट करेंगे वह कितने वोल्ट की होगी, 100 वोल्ट की होगी। यानी कि यहाँ पर ईपी मतलब क्या हो गया, प्राइमरी वोल्टेज कितना होगा मेरा, 100 वोल्ट। अब चर्चा कर लेते हैं कि हमें जो वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज कितना चाहिए हमको, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज हमें चाहिए कम से कम कितना वोल्ट, 220 वोल्ट हमको चाहिए। कितना चाहिए, 220 वोल्ट या 200 वोल्ट मान के चलिए। यहाँ पर कितना करते हैं, यहाँ पर 200 वोल्ट ले लेते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट उपलब्ध है और सेकेंडरी वोल्टेज हमें कितना चाहिए, 200 वोल्ट हमको चाहिए। अब हम चर्चा कर लेते हैं टर्नों के ऊपर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी टर्नों की संख्या हम अपने हिसाब से कुछ भी रख लेते हैं। तो रख लेते हैं यहाँ पर कि टर्नों की संख्या कितनी मेरी, 300 टर्न है। कितना टर्न है यहाँ पर, 300 टर्न हो गया। तो अब हम सेकेंडरी टर्न यानी कि सेकेंडरी टर्न हम लोग कितना रखेंगे कि हमें 200 वोल्ट मिल जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ कि हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है 100 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्ट हमको चाहिए 220 वोल्ट, यानी कि हमको सप्लाई कितना चाहिए, 200 वोल्ट हमको चाहिए। और हमारे पास और यहाँ पर आईपी नहीं होगा, यहाँ पर मेरा एनपी होगा। गलती हम करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा एनपी में टर्नों की संख्या कितनी हमारी 300 है। तो हम लोग एनएस का वैल्यू कितना रखे कि हमें वोल्टेज कितना मिले, 200 मिले। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें निकालना है एनएस का हमको वैल्यू यहाँ पर निकालना है। बात समझ में आ रही है, हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमको एनएस का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा फॉर्मूला दिया गया, जो इस फॉर्मूले पर चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनएस का वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, हम एनएस के जगह पे एनएस कर देंगे बटा एनपी का वैल्यू हमको मालूम है। तो एनपी का वैल्यू कितना है, एनपी का वैल्यू है मेरा 300। कितना है जी, 300 है। कितना है, 300 इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पर जो मेरा ईएस का वैल्यू कितना है, तो ईएस का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 200। क्लियर। और ईपी का वैल्यू कितना है, तो ईपी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 100 वोल्ट। इसे मिटा दें। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया गया है एनएस बटा 300 इक्वल टू 200 बटा कितना 100। अब यहाँ पर हम कटा देते हैं, एक से कट गया मेरा ये।
और यहाँ पे कितना बचा, एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुना के 6, यानी कि कितने टर्म होने चाहिए यहाँ पर, 600 टर्म होने चाहिए। बात समझ में आ गई। इसे मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आई है, तो हमको मालूम हो गया। अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो इतना बात याद रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जितना हम लोग सप्लाई देते हैं उतना ही उससे हम लोग लेते हैं। क्लियर, जितना देते हैं उतना ही हम लोग लेते हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं है, जितना देंगे उतना लेना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कई सारे आपके दोष होते हैं, कई सारे आपके लॉसेस होती हैं, तो लॉसेस के वजह से जितना हम लोग देंगे उतना हम लोग उससे नहीं ले पाएंगे, मगर लगभग उसके समथिंग हम लोग ले पाते हैं। और जो हमारे पास आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जितना देते हैं उतना ही हम लोग ले लेते हैं। तब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जो आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, तो उस ट्रांसफार्मर में हम लोग जितना पावर देंगे उतना पावर हम लोग लेंगे। तो पावर को हम लोग P के द्वारा या W के द्वारा क्या करते हैं, P या W के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पावर को दर्शाते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हमारा P या कोष्ठ में W हो गया, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं S। एस का मतलब क्या हो गया, जब यहाँ पर हम एस डाल दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी पावर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा सेकेंडरी पावर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर। बात समझ आ रही है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी एस बराबर पी पी, यानी कि सेकेंडरी पावर बराबर प्राइमरी पावर। क्लियर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, हमारा P बराबर होता है V गुणे I। क्या होता है, P बराबर होता है V गुणे I। क्या होता है जी, V गुणे P बराबर होता है हमारा V गुणे I। P बराबर क्या होता है, V गुणे I, और V बराबर होता है I इंटू R। इतना बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PS बराबर PP, यानी कि प्राइमरी, तो यानी PS का मतलब कि सेकेंडरी पावर बराबर प्राइमरी पावर। तो यहाँ पर हम P की जगह पे लिख सकते हैं क्या चीज, V गुणे I, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, V गुणे I। क्लियर। तो यहाँ पर हम V लिखे हैं, V के जगह पर हम लोग यहाँ पर E भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज को हम लोग V के द्वारा भी डिनोट करते हैं और E के द्वारा भी हम लोग डिनोट करते हैं। चाहे मन करे तो हम यहाँ पर E लिखे, चाहे मन करे यहाँ पर हम लोग V रखें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेकेंडरी पावर है तो यहाँ पर S लगाना दोनों पर जरूरी है, और ये मेरा प्राइमरी पावर है, दोनों पर P लगाना यहाँ पर क्या है, जरूरी है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि VS, अब क्या करेंगे, अब VP को लेकर चले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VS बटा VP बराबर IP बटा IS। बात समझ में आ गई। तो ये हम क्या करेंगे, ये कहाँ से आया आपका अगला टॉपिक आप जान गए, ये कहाँ से आपके सामने आया, आप यहाँ पे जान गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अब इसमें जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम NS को ले लेते हैं, उसके साथ साथ हम यहाँ पर NS बटा NP यहाँ पर हम ले लेते हैं, NS बटा NP, और हम IP बटा IS को हम यहाँ पे क्या करते हैं, IP बटा हम IS को यहाँ पर हम ले लेते हैं। ले यहाँ पर हम IS बटा IP को हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब लेने के बाद यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो NS जो है, NS मतलब जो हमारा सेकेंडरी टर्म है, ये मान लेते हैं कि सेकेंडरी टर्म हमारे पास 400 है, और प्राइमरी टर्म मान लेते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है वह है 600 टर्म। प्राइमरी टर्म कितना है 600 और सेकेंड टर्म कितना है 400 है। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि हमारे पास प्राइमरी करंट का वैल्यू 10 एम्पियर होगा तो सेकेंडरी करंट का वैल्यू क्या होगा, हमको निकालना है। यहाँ पर प्राइमरी करंट का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, सेकेंडरी करंट का वैल्यू कितना क्या होगा, हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो, दो जीरो से जीरो में कट गया, इसे हम कटा देंगे, कितना जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कट गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 2 बटा 3 बराबर 10 बटा IS, यहाँ पर इतना बच गया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा हो जाएगा IS बराबर 10 तिहाई 30, अब बटन कितना जाएगा 2, यानी कि IS बराबर कितना एम्पियर 15 एम्पियर मेरा हो गया। बात यहाँ पर समझ में आ गई। इसे मिटा दें, आप देख लीजिएगा फिर से ध्यान से एक बार। अब इसे मिटा देते हैं। अब देखिए अभी हम क्या बताए हैं कि जितना पावर हम देते हैं उतना पावर यहाँ पर लेते हैं, तो सेकेंडरी पावर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी पावर,
अब यहाँ पर क्या करते हैं कि सेकेंडरी पावर की जगह पर हम लोग क्या लिखे थे, V गुणे I, और यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पर हम लिखे थे V गुणे I। अब क्या करते हैं कि V बराबर क्या लिखे यहाँ पर, तो V बराबर लिखे हैं I इंटू R। तो V की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर I इंटू R। अरे ये पहले से मेरा I है, पहले से मेरा I रहेगा यहाँ पर, फिर बराबर V की जगह क्या लिखेंगे, I इंटू R, और ये मेरा I क्या है, I मेरा यहाँ पर पहले से है। अब एक चीज ध्यान देना होगा हमको, इधर का जो पावर है कौन सा है, सेकेंडरी है, तो सबके साथ क्या करना होगा हमको, S लगा देना होगा, और इधर का जो पावर है क्या है, प्राइमरी, सबके साथ क्या करना होगा हमको, सबके साथ हमको P यहाँ पर लगा देना होगा। जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा मेरा I S स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा RS बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा I P स्क्वायर गुणे RP। इतना बात हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग कंपोनेंट बना करके मशीनों में लगाते हैं, या जितने भी हमारे मशीनें हैं, तो मशीनें जो हमारी होती हैं, ये मशीनें जो हैं ये 3 प्रकार से के लोड के अनुसार बनाई जाती हैं। तो एक जो मेरा लोड होता है वह लोड होता है इंडक्टिव लोड, और दूसरा जो मेरा लोड होता है वह होता है कैपेसिटिव लोड, और जो मेरा तीसरा लोड होता है वह होता है रजिस्टिव लोड। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि रजिस्टिव लोड क्या है, इंडक्टिव लोड क्या है और कैपेसिटिव लोड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक रजिस्टिव लोड का मतलब हो गया कि वह लोड जिसमें प्रतिरोधक लगा हो, जैसे बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह एक प्रतिरोधक होता है, तो बल्ब जो है वह रजिस्टिव लोड हो गया। हीटर में एक प्रतिरोधक लगा है, तो हीटर मेरा एक रजिस्टिव लोड हो गया। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन, तो इलेक्ट्रिक प्रेस आयरन का जो एलिमेंट होता है वो रजिस्टिव लोड का होता है। किसका होता है जी, यानी कि वह एक प्रतिरोधक का होता है, यानी कि प्रेस, हीटर, हमारे बल्ब, ये सभी के सभी रजिस्टिव लोड के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब चर्चा कर लेते हैं इंडक्टिव लोड के बारे में। इंडक्टिव लोड का मतलब हो गया जिसमें कॉइल लगा हो। क्या लगा हो, कॉइल। कॉइल का मतलब होता है तारों को लपेट देते हैं हम, किसी विशेष कार्य के लिए हम लोग तारों को लपेटते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉइल। तो जिस डिवाइस में या जिस मशीन में कॉइल लगा होगा, तो उस प्रकार के डिवाइस पे, उस प्रकार के लोड को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव लोड कहते हैं। इंडक्टिव लोड का मतलब हो गया मेरा 3 फेज का मोटर, या हमारे पास जो चौक हो गया वो चौक या 3 फेज का मोटर इंडक्टिव लोड हो गया। बात कर लेते हैं कैपेसिटिव लोड। तो कैपेसिटिव लोड में आता है मेरा केवल कैपेसिटर, जहाँ पे केवल कैपेसिटर लगा होगा उसे हम लोग कहेंगे कैपेसिटिव लोड, और जिसमें कॉइल लगा होगा उसे हम लोग कहेंगे इंडक्टिव लोड, और जिसमें प्रतिरोधक लगा होगा उसे हम लोग कहेंगे रजिस्टिव लोड। बात समझ में आई कि नहीं। 3 प्रकार के हमारे लोड हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिरोधक में या रजिस्टिव लोड में, जब रजिस्टिव लोड में सप्लाई का विरोध होगा तो उसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जब इंडक्टिव लोड में सप्लाई का विरोध होगा तो उसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टिव लोड में या इंडक्टिव परिपथ में सप्लाई का विरोध होगा तो उसे हम लोग कहेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब कैपेसिटिव लोड में या कैपेसिटिव परिपथ में सप्लाई का विरोध होगा तो उसे हम लोग कहेंगे कैपेसिटिव लोड। क्या कहेंगे, कैपेसिटिव लोड कहेंगे। दूसरा चीज कि शुद्ध कैपेसिटिव लोड बहुत कम होता है और इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड भी बहुत कम होता है। बात समझ में आ गई। शुद्ध इंडक्टिव लोड भी कम होता है और शुद्ध कैपेसिटिव लोड भी कम होता है, यानी कि शुद्ध कैपेसिटिव लोड और शुद्ध इंडक्टिव लोड में जो पावर का जो खर्च होता है वो लगभग 0 के समथिंग होता है, यानी कि 9 के बराबर होता है। इसलिए शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव लोड का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों लोडों को हम लोग मिला करके कार्य करते हैं। जैसे मेरा सिंगल फेज का मोटर हो गया, उसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों लोड है। मेरा सीलिंग फैन हो गया, उसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों लोड है। क्लियर। तो जब कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रजिस्टिव तीनों लोड जुड़े हैं, यानी कि ऐसा डिवाइस या ऐसा मशीन जिसमें कैपेसिटिव, इंडक्टिव और रजिस्टिव तीनों लोड जुड़े होंगे और उसके अंदर सप्लाई का जो विरोध होगा तो उस विरोध को हम लोग इम्पीडेंस के माध्यम से क्या करते हैं, जानते हैं। किसके माध्यम जानते हैं, इम्पीडेंस के माध्यम से जानते हैं। जब परिपथ में रजिस्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड तीनों लोड, जैसे आपका एक प्रतिरोधक, कॉइल और कैपेसिटर, प्रतिरोधक, कॉइल और कैपेसिटर तीनों लगा होगा किसी लोड में,
तो उस लोड में जो सप्लाई का जो विरोध होगा उस विरोध को हम लोग कहेंगे इम्पीडेंस। क्या कहेंगे? इम्पीडेंस कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो हमारे ट्रांसफार्मर में क्या लगा होता है, तो ट्रांसफार्मर में लगा होता है कॉइल। क्या लगा होता है जी? कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉइल लगा होता है। और कॉइल के साथ साथ उसके अंदर आपके सिलिकॉन स्टील के पत्ती भी लगी होती हैं। क्या लगे होती हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्ती भी लगती हैं। और हमारे ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है। तो आयरन लॉस होता है ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर, ट्रांसफार्मर के पत्ती के अंदर, और कॉपर लॉस होता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के अंदर। यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर में दो प्रकार का लॉस हो गया, कैपेसिटिव लोड और इंडक्टिव लोड दोनों हो गया। तो जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती है, वो सिलिकॉन स्टील की पत्ती हमारी क्या है? एक प्रतिरोधक है। और जो मेरा कॉपर का जो तार है वो क्या है? एक कंडक्टेंस है, यानी कि ये कॉइल का काम करता है। तो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो सप्लाई का विरोध होगा, उस सप्लाई के विरोध को हम लोग आर के द्वारा ना दर्शा करके हम लोग क्या करते हैं? जेड के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। क्या करते हैं? आर के द्वारा ना दर्शा के उसे हम लोग जेड के द्वारा दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग आर के जगह पर क्या रखेंगे? यहाँ पर हम आर के जगह पर जेड रखेंगे, और यहाँ पर भी हम लोग आर के जगह पर क्या रखेंगे? जेड रखेंगे। जेड क्या है? तो जेड सप्लाई के मान में होने वाले विरोध को यह दर्शाता है, यह आर के समान ही होता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग आईपी स्क्वायर यहाँ पर है ना, इसको हम तो क्या जाएगा? आईपी स्क्वायर बटा में क्या जाएगा? आई एस स्क्वायर बराबर क्या जाएगा यहाँ पर? जेड एस बटा जेड पी। बात समझ यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईपी स्क्वायर बटा आई एस स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड एस बटा जेड पी। यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे मिटा दें ऊपर थोड़ा सा दो लाइन। अब मिटाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया मेरा? यहाँ पर है मेरा आई पी स्क्वायर बटा आई एस स्क्वायर बराबर जेड एस बटा जेड पी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे ही यहाँ पर हम लोग स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा आई पी बटा आई एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंडर जेड एस बटा जेड पी। तो ये मालूम चल गया आपको कि ये जेड एस बटा रूट अंडर जेड एस बटा जेड पी कहाँ से आ गया? तो ये जितने भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, चारों को चारों टॉपिक क्या हैं? ये चारों को चारों टॉपिक हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में आते हैं। बात सुना है कि नहीं? आ गई? तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसे कहते हैं? तो ट्रांसफार्मर रेशियो जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों की संख्या के अनुपात को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। क्लियर? तो जब हम ट्रांसफार्मर का निर्माण करेंगे तो इन सभी टॉपिक पर क्या करेंगे? हम लोग ध्यान देंगे। इन सभी टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय क्या क्या उसमें आपके पार्ट्स कौन कौन से आपके उसके अंदर जो मटेरियल हैं लगेंगे, यानी कि ट्रांसफार्मर का हम जब निर्माण करेंगे तो उसमें कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, और मटेरियल के साथ साथ उसमें जो टर्नों की संख्या होती है टर्नों की संख्या हम लोग किस प्रकार रखेंगे, जो वायर का साइज होगा वो किस प्रकार होगा, उसके बारे में हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।